नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीवन कौशल के रिलेटेड जो हमारा विविध वाला पोर्शन जो लास्ट अध्याय था विविध, उसके अंतर्गत हमारा पाठ चल रहा था। काफ़ी अधिक पाठ थे क्योंकि विविध के अंतर्गत हर टॉपिक को समाहित किया गया है। तो उस टॉपिकों को मैं विविध के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पाठ होगा वह होगा पार्ट 7 होगा, 7वां पार्ट होगा। 6 पार्ट तक मैंने पढ़ा चुका हूँ और 7वां आज का हमारा पार्ट होगा। 6 पार्ट आप नहीं देखे होंगे तो जरूर आप देखिएगा। वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उन सभी को, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो। आज का हमारा पार्ट 7 है और ऐसे ही कई पार्ट और भी लेकर आऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिद्धांत हैं और उनसे प्रश्न भी बनते हैं, तो उनको भी लेकर आऊँगा। तो आज के पार्ट में जितने भी सिद्धांत हैं उसको देखते हैं पार्ट नंबर 7 में। आज पहला सिद्धांत मुरे का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इन्होंने व्यक्तित्व मापन के लिए अपना सिद्धांत दिया था। मुरे इन्होंने अपना सिद्धांत 1935 में दिया था। मुरे ने 1935 में अपना सिद्धांत दिया था और इनके सहयोगकर्ता मोर्गन और मुरे, इन्होंने 3 से 6 वर्ष के बालकों के ऊपर अपना यह सिद्धांत प्रयोग किया था और उस सिद्धांत का नाम है प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण, जिसको TAT थेमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, थेमेटिक ऑपरेटिंग टेस्ट जिसको कहा जाता है। यह व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इसको प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न बनता है कि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन कौन सा सिद्धांत आता है, तो ये भी प्रक्षेपी विधि के ही अंतर्गत आता है। इन्होंने अभिप्रेरणा का शारीरिक रचना का सिद्धांत भी दिया है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने जब ये अपना व्यक्तित्व का मापन किया था तो उसमें 30 कार्ड का प्रयोग किया था और इस 30 कार्ड में 10 पुरुष और 10 महिलाएं, और दोनों 10 कार्ड में दोनों थे, स्त्री और पुरुष दोनों थे, और एक खाली सादा कार्ड था और उस सादा कार्ड पर उन सभी बच्चों को चित्र बनाकर उसके बारे में लिखना होता था, जिससे उनके व्यक्तित्व का मापन होता है। तो बस इतना चीज है मुरे के बारे में, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे चलने के बाद लियोपोल्ड बेलेक का भी नाम आता है। काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति है। इन्होंने CAT परीक्षण दिया था जिसको बाल आत्मबोध परीक्षण या चाइल्ड ऑपरेशन टेस्ट जिसको कहा जाता है। इसमें 10 कार्ड का प्रयोग किया था और इसमें सभी जो 10 कार्ड थे उसमें सभी जो जानवरों के चित्र उनके परिस्थिति के अनुसार बने हुए थे और उसके आधार पर बच्चों को दिखाया जाता था और उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। इन्होंने 3 से 10 वर्ष के बालकों के ऊपर अपना ये प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। लियोपोल्ड बेलेक जिनका नाम है। काफी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है इनके सिद्धांत के बारे में कि CAT परीक्षण किसने दिया था, तो लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था और ये भी प्रक्षेपी ही विधि के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं। फ्लोरेंस गुडएनफ काफी फेमस व्यक्ति, इनका भी ड्रा-ए-मैन टेस्ट है। ये भी व्यक्तित्व का ही परीक्षण करता है और ये भी प्रक्षेपी विधि के ही अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत काफी फेमस सिद्धांत है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जेरोम ब्रूनर यह अमेरिकी वैज्ञानिक है, US के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे भी दिया है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये भी दिए हैं, लेकिन इन दोनों लोगों में थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, पियाजे साहब 4 और इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पियाजे वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं संज्ञानात्मक विकास में, लेकिन जो जेरोम ब्रूनर हैं वह शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो इस चीज को थोड़ा सी बारीकी को अंतर को आपको समझना है। इनके पुस्तक का नाम है, जेरोम ब्रूनर के पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इनके पुस्तक का नाम है, पूछी जाती है तो ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इन्होंने जब अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो उसमें 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था थी सक्रिय अवस्था,
संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था, जिसको इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है, इंग्लिश में इनएक्टिव स्टेज, यह 0 से 1 वर्ष होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था प्रतिमा प्रत्यक्षीकरण या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और यह 1 से 6 वर्ष माना जाता है, इंग्लिश में आइकोनिक स्टेज इसको कहा जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेज इनका है संकेतात्मक अवस्था, इसको चिन्ह आधारित अवस्था भी कहा जाता है, संकेतों के माध्यम से बालक सीखता है, और यह 7 से आगे की अवस्था होती है, इंग्लिश में से साइम्बेटिक स्टेज कहा जाता है। एक चीज और थोड़ा चीज ध्यान में रखिएगा, काफी बार प्रश्न बना हुआ है, जैसे कि कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि जीन पियाजे का जो अवस्थाएं हैं वो संज्ञानात्मक विकास के जेरोम ब्रूनर की अवस्थाओं में किसके किसके अंतर्गत आती है। जैसे जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, वो आ जाती है संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। बालक इसमें क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, ये बात है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था प्रतिमा प्रत्यक्षीकरण या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसको आइकोनिक स्टेज कहा जाता है, इसमें जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो आती है। उसके बाद अंतिम की 2 अवस्थाएं जो होती है जीन पियाजे की, वो संकेतात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। लास्ट संकेतों के माध्यम से बालक ज्ञान का ग्रहण करता है, लास्ट स्टेज में यही बताया जाता है। जैसे कि x² और -x² का जो ज्ञान है वह एक संकेतात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। कई बार प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, काफी फेमस इनका सिद्धांत है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अब चलते हैं आगे चलने के बाद अब हम देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और काफी महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का, ध्यान से रखिएगा। जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तो उसमें कुछ शब्द प्रयोग किए थे, जैसे कि नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा। आगे चीज देखिए, यह इन्होंने जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो हाइंज नामक व्यक्ति पर उन्होंने प्रयोग करके ये अपना सिद्धांत दिया था, जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। अब देखिए थोड़ी चीजों को समझिए, नैतिक दुविधा क्या होती है, पहली चीज समझिए। नैतिक दुविधा का मतलब कि जहां कुछ भी स्पष्ट न हो, एकदम दुविधा में फंस जाना, उसको नैतिक दुविधा कहा जाता है। मोरल डिलीमा जिसको कहते हैं, मोरल डिलीमा, इंग्लिश में उसको मोरल डिलीमा कहा जाता है, जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। उसके बाद नैतिक तर्कणा, समस्या का समाधान जब आप चिंतन के माध्यम से या मानसिक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, गलत सही की पहचान करते हैं, तो उसको नैतिक तर्कणा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 2 चीज को ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने अपना प्रयोग हाइजेक यानी हिंज नामक व्यक्ति पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और इन्होंने अपना प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया था। ध्यान में रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का मतलब होता है कि न्याय के लिए व्यक्तिगत जो भावनाएं दी जाती है अपने तरफ से, और हर बालक हर अवस्था में अलग अलग न्याय के लिए व्यक्तिगत भावना अलग अलग होती है, तो उसी को कहते हैं कि न्याय के लिए जो व्यक्तिगत भावना होती है उसी को नैतिक विकास कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग ने यह कहा था कि बच्चे का या बालक का नैतिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, सीधी रेखा में नहीं होता है। ध्यान से रखिएगा, कई बार सीटेट में यहाँ से प्रश्न ये चीज बना हुआ है, तो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विकास के लिए नैतिक तर्कणा और दुविधा का परिणाम होता है। बालक का नैतिक विकास तर्कणा या दुविधा का परिणाम होता है, ये भी प्रश्न बना हुआ है, इंपोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं इनकी अवस्थाएं देख लेते हैं। इन्होंने नैतिक विकास की अवस्थाओं की अगर बात करें तो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताए हैं। हर 3 स्तर के 2-2 पार्ट यानी कि 6 अवस्थाएं इन्होंने बताए हैं अपना। पहली चीज देखिए, 3 स्तर में पहला पूर्व नैतिकता या पूर्व रूढ़िवादिता या पूर्व परंपरावादी स्तर इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि बालक पहले आत्म केंद्रित या स्वार्थी प्रवृत्ति का बालक होता है। पहली चीज आत्म केंद्रित होता है और स्वार्थी प्रवृत्ति का बालक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक को अपने तक ही सीमित होता है और उसको ये लगता है कि अगर वो किसी कार्य को करता है तो उसके बदले उसको कुछ प्राप्त होता है,
तो वह उसके लिए नैतिक माना जाता है। ये पूर्व नैतिकता के अंतर्गत पहली अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ के बदले उसको कुछ मिलता है। जैसे कि अगर कोई कहे कि बच्चे जाओ वो दुकान से वो सामान लेकर चले आओ, कोई भी सामान लाना है, तो बच्चा ये सोचेगा कि उसको लाने से हमें क्या मिल रहा है। अगर उसको कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो वो कार्य उसके लिए नैतिक होगा, इस अवस्था में माना जाता है। उसके बाद आगे दंड एवं अनुसरण, नियंत्रण जिसको कहते हैं, दंड एवं अनुसरण। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है और नैतिक उसको मानता है। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है। ये दूसरी स्टेज में आ जाता है, दूसरी अवस्था में, पहली की दूसरी अवस्था में। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद दूसरा इनका जो स्तर है, नैतिकता स्तर या परंपरावादी स्तर या रूढ़िवादी स्तर इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला स्टेज में अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाहता है बालक अनुकरण के द्वारा, यानी कि वो दूसरे का अनुकरण कर कर अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अपने माता पिता के नज़र में बनना चाहता है इस अवस्था में। उसके बाद दूसरा है कि कानून व्यवस्था एवं चरण आत्मनिर्भरता, यानी कि वह अब कानून व्यवस्था को मानते हुए वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब वो दूसरों का अनुकरण नहीं कर रहा है, वो कानून व्यवस्था को मानते हुए वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, खुद पर निर्भर बनना चाहता है। वो अच्छा अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, वो खुद पर आश्रित होना चाहता है। यह दूसरी अवस्था के दूसरी स्टेज में बात कही जाती है। अब चलते हैं इनके तीसरे स्तर पर। तीसरा स्तर है इनका उत्तर नैतिकता या उत्तर रूढ़िवादिता या उत्तर परंपरावादी स्तर जिसको कहते हैं। तीसरी स्तर है इनका और तीसरे स्तर के भी दो पार्ट, और वो पहला है सामाजिक अनुबंधन और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता। काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अनुबंधन को समझते हैं। सामाजिक अनुबंधन होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि बालक जो है ना, स्वार्थ अपना अपना सिद्ध चाहने लगते हैं, व्यक्ति अपना अपना सिद्ध चाहने लगते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें इन लोगों के अंदर ये हो जाता है कि आप मेरी मदद करें और मैं आपकी मदद करूं। ऐसी स्थिति जो है पहली पार्ट में पाया जाता है, तीसरे के पहले सामाजिक अनुबंधन में पाया जाता है। यानी अपना अपना हित सिद्ध साधने लगते हैं बालक। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम भी चोर मैं भी चोर, तो भला क्यों जाऊं किसी के पास। ऐसी नैतिकता जो है सामाजिक अनुबंधन में पाया जाता है। तो ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता की अगर बात करें तो इसमें जो बालक होता है अंतर आत्मा को पहचानने लगता है अपने, और वह दूसरों का भला और दूसरों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा सार्वभौमिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो ये थे कोहलबर्ग के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। हर अवस्थाओं की मैंने आपके सामने व्याख्या कर दिया। आगे चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग की अगर हम बात करें तो अपना यह सिद्धांत में ये सबसे बड़ी कमी यह है कि यह औरतों का नैतिक विकास के बारे में नहीं बात किया था, सिर्फ बालकों के नैतिक विकास के बारे में बात किया था। यही इनकी कमी थी और यही इनकी आलोचना का कारण बना था। तो यूएस के रहने वाले एक वैज्ञानिक कैरोल गिनिगन, जिनका नाम है गिलिगन, जो है कैरोल गिलिगन, उन्होंने इनके जो सिद्धांत था उसका आलोचना किया था, इनके सिद्धांत को, और कहा था कि जो है इन्होंने अपने नैतिक विकास में लड़कियों का अध्ययन नहीं किया और लड़कियों का जो नैतिक विकास होता है वो लड़कों से काफ़ी अलग होता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को ये आलोचना किया था, उसके बाद अपना सिद्धांत दिया था। आलोचना का सिद्धांत नैतिक विकास के, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के आलोचना का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो बस इतनी चीज ध्यान से रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा सिद्धांत है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं और इन्होंने एडोलसेंस, किशोरावस्था पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस, और इन्होंने किशोरावस्था को तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है। तो ध्यान रखिएगा, इतना चीज इनसे इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, इसके बाद खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।